चलो, आज हमारा दूसरा राइट है। हमने कल एक राइट किया था अपना, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम। फ्रीडम आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार। तो इसमें हम बात करते हैं, जो ये हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ये बात करता है फंडामेंटल फ्रीडम की, मौलिक स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की बात करता है, आजादी की बात करता है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। अब क्या है इसके अंदर, 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है सिटीजन को, भारतीय नागरिक को, भारतीय सिटीजन को 6 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है, 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है। वो कौन कौन सी फ्रीडम है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल जो हमने कल बात की थी, राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो बात करता है आर्टिकल 13 से लेके 18 तक की, आर्टिकल 13 से लेके 18 तक की। और जो राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम है वो बात करता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की। समझ आ गई? यस सर। हाँ। अब इसके अंदर कुछ फंडामेंटल फ्रीडम दे रखी है, और क्या फ्रीडम है पहले बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम, 6 तरह की फ्रीडम देता है। अब फ्रीडम किन किन चीजों में है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भारत के अंदर हर किसी को बोलने की, अपने एक्सप्रेशन की क्या है, स्वतंत्रता है। कोई भी ओपनली फ्रीडम स्पीच दे सकता है, कोई भी अपने एक्सप्रेशन है वो बता सकता है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म, भाई कोई भी इकट्ठा हो सकता है कहीं पे भी, ये भी आजादी है। असेंबल हो सकता है, कोई प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुली, करते हैं ना हमारे देश में, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि वो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। यस सर। प्रोटेस्ट करने की हमें आजादी मिली हुई है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम कहीं पे भी स्पीच दे सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हम देखो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज बना लेते हैं, सोसाइटी, लोग एसोसिएशन बना लेते हैं, लोग यूनियन बना लेते हैं। तो ये बनाने की भी हमें कौन देता है, स्वतंत्रता कौन देता है, फ्रीडम कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी कैसे भी घूम फिर सकते हो, आपको पूरी आजादी है। आप इंडिया के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी राज्य में, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं कोलकाता के अंदर जाके अपना घर ले सकता हूँ, वहां पे रह सकता हूँ। ये भी आजादी हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सब क्लोज एफ इज ओमिटेड बाय द सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये सब क्लोज एफ है, ये कट चुका है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, भारत के अंदर कोई भी पर्सन कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, सीए बन सकता है, सीएस बन सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये भी स्वतंत्रता हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। समझ आ गई? राइट टू फ्रीडम के यस सर। अंदर जो आर्टिकल 19 है, हमें बताता है कि हमें 6 तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें 6 तरह की फ्रीडम मिली हुई है। और वो 6 तरह की फ्रीडम क्या है कि भाई, पहला तो हम फ्रीली क्या कर सकते हैं? स्पीच दे सकते हैं, फ्रीली अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं, फ्रीली अपनी बात रख सकते हैं। हम असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी इकट्ठा होकर। हम कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। हम इंडिया के टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सीमा में, ये भारत की सीमा में कहीं पे भी जा सकते हैं।
हम भारत की सीमा में कहीं पे भी रह सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 19 जो है, राइट टू फ्रीडम वाला जो आर्टिकल 19 है, ये हमें ये फ्रीडम देके यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। These freedom are those great and basic right which are recognized as the natural right inheritance in the status of citizen। ये जो फ्रीडम वाले राइट दिए गए हैं, ये बेसिक राइट है, ये नेचुरल राइट है, ये एक सिटीजन को मिलने चाहिए। ये देखो यार, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ही नहीं जा पाओगे एक तरह से, फिर तो आप अपने आप को कैसा फील करोगे? एक तरह से आप अपने आप को गुलाम फील करोगे। भाई हम तो गुलाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी सिटीजन हो, किसी कंट्री के सिटीजन हो, तो वहां पे आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, तभी रिपब्लिक बोला जाता है, तभी किसी देश को गणतंत्र बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है कि ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे। और इंडिया जो है, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र गणराज्य है इंडिया सबसे बड़ा। यहाँ पे हर किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है। दूसरे आप कंट्री के अंदर चले जाओ, शायद इतनी ना हो। अगर आप सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया में अगर चले जाओ, नॉर्थ कोरिया के अंदर तो लोगों को खुल के इधर उधर जाने की भी आज़ादी नहीं है। तो वहां तो बिल्कुल ही क्या है, वहां तो पूरा तानाशाही है। लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे गणतंत्र है, यहाँ पे जनता जनार्दन है, जनता की सुनी जाती है, जनता ही क्या बनाती है? सरकार बनाती है, यहाँ पे वोट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम भी एक सिटीजन को होनी चाहिए। समझ आ गई? यस सर। हाँ। At the same time, none of these freedom is absolute but subject to the reasonable restriction specified under clause 2 to 6 of the article 19। बट जो ये फ्रीडम दे रखी है, आपको फ्रीडम आजादी दी है, लेकिन जो ये दे रखी है आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। भाई अगर आप किसी को खुला छोड़ दिया, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो ये फ्रीडम दी गई है, ये पूरी तरह से नहीं दी गई। भाई ये आजादी पूरी तरह से नहीं दी गई, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, उन रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई जाती है? रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ, नॉट बाय प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू अंडर अ स्टैट्यूट। जो रिस्ट्रिक्शन है वो लॉ के द्वारा लगाई गई है, लॉ के द्वारा। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किसके द्वारा लगाई गई हैं? लॉ के द्वारा लगाई गई है। रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। जो भाई आप किसी की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। भाई देखो, लोगों को खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर लोगों को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई एक देश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छे से बनाए रखने के लिए लॉ लगाना भी जरूरी है, और लॉ लगेगा तो थोड़े से फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन आएगी, है ना? होता है ना ऐसे? यस सर। अब आपको बोलने की आजादी दे रखी है, इसका मतलब आप ये तो नहीं ना कि खुले खड़े होकर आप किसी को गालियां देना शुरू कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यस संविधान ने हमें बोलने सर। की आजादी दे रखी है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप खड़े होके, पब्लिकली खड़े होके किसी को गाली देना शुरू कर दो, है ना? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक रिस्ट्रिक्शंस है जो सबको फॉलो करनी पड़ती है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो एक जो रिस्ट्रिक्शन है मस्ट बी इम्पोज फॉर अचीविंग वन और मोर ऑब्जेक्ट। भाई कुछ ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं उनको पूरा करने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आप एक फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और वो रिस्ट्रिक्शन जो है जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, तभी जाके वो रिस्ट्रिक्शन लगेगी। लेकिन आप जानबूझ के किसी की फ्रीडम पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो होगी नहीं मानी जाएगी, वो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो। ये इसकी कुछ क्या है, ये इसकी एक्सेप्शन है कि भाई आपको फ्रीडम तो दे रखी है, लेकिन पूरी तरह से आपको आज़ादी नहीं है, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी बाय द लॉ, लॉ के द्वारा। समझ आ गई? अब
रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगी है, मतलब फ्रीडम के ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, आजादी के ऊपर फ्रीडम के ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, सुवेरेनिटी यानी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भाई अगर आपको फ्रीडम दे रखी है तो आप भारत की अखंडता को, भारत की जो सुवेरेनिटी है, जो भारत की अखंडता है, आप उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आप जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, आप अगर फॉरेन स्टेट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, नैतिकता के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नैतिकता मतलब कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। सोसाइटी के अंदर आप रहते हो, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे चलना है, सोसाइटी के तौर तरीकों को कैसे करना है, ये एक तरह से क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो एक पर्सन को बांध के रखती है। आप एक समाज के अंदर रहते हो तो आपको समाज के कायदे कानून के अनुसार रहना पड़ता है, ये आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्टेड करती है। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम उल्टा सीधा ना करें तो आपके लिए कुछ कायदे कानून बना दिए जाते हैं। समझ आ गई? यस सर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कई बार होता है ना कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, कोर्ट की तौहीन कर रहे हो आप, भाई कोर्ट की तौहीन के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट की तौहीन नहीं कर सकते। कोर्ट ने आपको कुछ बोला, आप उसकी बात को ये नहीं कर सकते कि मैं नहीं मानूंगा, आपको मानना पड़ेगा। डिफेमेशन, आप किसी पर्सन की जो उसकी गुडविल है, जो उसका नाम है, उसको खराब नहीं कर सकते, आप डिफेमेशन नहीं कर सकते। समझ आ गई? इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, आप किसी तरह से कोई क्या नहीं कर सकते, कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको आजादी मिली है तो आपको पहले तो भारत की सुवेरेनिटी, इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए भी काम करना देखना पड़ेगा, आपको दूसरे गवर्नमेंट के साथ, आपको फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको नैतिकता और डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, मोरालिटी रखनी पड़ेगी, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की तौहीन ना करनी पड़ेगी, मतलब डिफेमेशन, आप किसी के नाम को खराब नहीं कर सकते और ना ही कोई गलत काम कर सकते, ना ही किसी तरह से कोई जुर्म कर सकते। आप, आपके पास ये फ्रीडम नहीं है, दिस इज नॉट फ्रीडम, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है, आप ये चीजें नहीं कर सकते, आप ये चीजें नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ आ गई अंशु? भाई आपको फ्रीडम तो मिली है लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी है, और रिस्ट्रिक्शंस इन चीजों को लेके आपके ऊपर, आपको पूरी आजादी नहीं मिली हुई। आप किसी भी पर्सन को पूरी आजादी अगर दे दी जाए वो तबाह कर देगा सब कुछ, तो आजादी नहीं है। लॉ एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसको कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, लॉ को मेंटेन करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भाई हर पर्सन के पास एक राइट है, वो लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके पास एक पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 21 कंफर ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर किसी के पास एक पर्सनल लिबर्टी है, एक हर किसी के पास लाइफ और पर्सनल क्या है, लिबर्टी है। दैट इज से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भाई क्या है, हर किसी पर्सन की एक पर्सनल क्या होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है हर एक पर्सन की, है ना, हर एक पर्सन की एक क्या होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे आपको अच्छा लगेगा? नो सर। हाँ, हर किसी का पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ लिबर्टी होती है, पर्सनल लाइफ जीने की एक
लिबर्टी होती है कोई भी किसी को, अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी में कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। आपसे आपकी कोई पर्सनल जो आज़ादी है, आपकी जो खुद की पर्सनल लिबर्टी है, जो आपकी पर्सनल आज़ादी है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हार्म नहीं कर सकता। आपसे कोई छीन नहीं सकता आपकी पर्सनल लिबर्टी। आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये भारत का संविधान आपको क्या देता है? राइट देता है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। The right to life include those things which make life meaningful. The right to life enriched in Article 21 guarantee right to live with human dignity. ये कहना चाह रहा है भाई आपकी अपनी एक लाइफ है, एक मीनिंगफुल लाइफ है, आपको अच्छे से, आपको एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने की जो फंड, भाई आप एक, आपका, आप क्या हो, मतलब अगर आप ह्यूमन हो, आपकी एक ह्यूमन डिग्निटी है, आप एक इंसान हो, इंसान की तरह जीने की जो आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें आज़ादी देता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे एक एनिमल को हम बांध के रखते हैं, उससे उसकी लाइफ ही छीन लेते हैं। जो कोई घर में मान लो पालतू डॉग हमने रख रखा है, पालतू कुत्ता रख रखा है, उसके गले में हम पट्टा बांध के रखते हैं, उसको हम एक उसको रखते हैं। हम ह्यूमन हैं और हमारी एक ह्यूमन डिग्निटी है। हमारी पर्सनल लाइफ को कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता हमसे। Intercept. हाँ, हमारी कोई पर्सनल लाइफ को हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ संविधान के अंदर काफी कुछ वो बता रखा है कि अगर आपसे कोई ऐसा किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, इस तरह से इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली। समझ आ गई? Yes, sir. Right to live in freedom from noise pollution is a fundamental right protected by Article 21। भाई आप पर्सनल लाइफ अपनी जी सकते हो अच्छे से, है ना? किसी भी तरह के शोर शराबे से दूर जाके आराम से शांति की लाइफ आप जी सकते हो। आपके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक पढ़ो, ये काट दो, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ गई? राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात हो गई यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ, Yes. आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, आप ध्यान रखना, आप ये जो आर्टिकल दे रखे हैं ना, इनको याद रखना। आपसे ओएमआर में पूछ सकता है कि भाई ओएमआर में ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। समझ आ गई? So, Viva में. वाइमा में भी पूछ सकता है और उसमें भी पूछ सकता है। Okay, sir. हाँ, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? Okay. चलो आगे बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन, आपके पास शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all the children of all age of the 6 to 14 years in such manner as the state named by law to determine। आर्टिकल 21A कह के चलता है कि भारत का संविधान हमें क्या देता है? शिक्षा का अधिकार देता है। 6 साल से लेकर 14 साल का जो बच्चा है वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर फ्री में क्या ले सकता है? एडुकेशन ले सकता है। तो फ्री में क्या ले सकता है? एडुकेशन ले सकता है। Educate. हाँ, फ्री में वो क्या ले सकता है? एजुकेशन ले सकता है। उसके पास राइट टू फ्री एजुकेशन है, उसके पास शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपके पास, आपको कोई ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता। आपके पास राइट है, प्रोटेक्शन का राइट है। आपको कोई ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, आपको कोई ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकता। तो आपके पास प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 22 आपको ये क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द
certain cases. According to the Article 22 of the Constitution of India, no arrested person shall be detained in the custody without inform of the ground of such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by the legal practitioner of his choice. Further, every arrested person and who is detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. However, the protection is not available to the enemy alike, and a person arrested or detained under law provided for the preventing detention. ये कहना चाह रहा है, मान लो अगर आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया, जब तक आपको रीजन नहीं बताया जाएगा कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया है, जब तक आपको रीजन नहीं बताया जाएगा कि अरेस्ट आपको क्यों किया है, तब तक आपको जेल में कस्टडी में नहीं डाला जाएगा, और अगर आपको कस्टडी में डाल दिया जाता है तो कस्टडी में डालने के 24 घंटे के अंदर अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना पड़ेगा, और जितना टाइम मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि इतने टाइम के अंदर इसको कस्टडी में रखा जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आप कस्टडी में नहीं रहोगे। समझ आ गई? यस सर। हाँ, अगर मान लो पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस आपको कस्टडी में नहीं डाल सकती जब तक कि आपको रीजन ना बता दे कि आपको किस बेस पे, किस रीजन की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर कस्टडी में डाला है तो 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। समझ आ गई? अगर मैजिस्ट्रेट ने बोला है 15 दिनों के लिए इसको कस्टडी में रखेंगे तो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही कस्टडी में आपको रखा जाएगा, इससे ज्यादा टाइम के लिए आपको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। समझ आ गई? अब हमारे पास आता है एक अलग से राइट आता है जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अब इसमें दो तरह के राइट होते हैं। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। भाई जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती मजदूरी किसी से। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे काम करवाया जाता था, दिन रात काम करवाते थे, लोगों को उठा उठा के दिन रात काम करवाते थे, फोर्स लेबर। लेकिन अब नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। आप बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। आप ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है भाई? पहले क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था हमारे पास, लोगों को ट्रैफिक की तरह यूज किया जाता था। उनके ऊपर सामान लाद दिया जाता था और उनको दूर दूर तक पैदल पता नहीं कहां सामान जबरदस्ती ढुआया जाता था। आधे तो बेचारे मर भी जाते थे, उनको एक ट्रैफिक की तरह यूज किया जाता था। एंड बैगर, ना ही उनको जबरदस्ती भीख मंगवाने का काम करवाया जाएगा। पहले लोग क्या करते थे, बच्चों को उठा लेते थे, उनसे भीख मंगवाते थे, ना ही वो काम करवाया जाएगा। एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। और कोई भी जबरदस्ती से किसी से मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है, प्रोहिबिटेड है। किसमें? आर्टिकल 23 में। शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और अगर कोई पाया गया ऐसा करता हुआ, वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा,
जो कि पुनिशेबल है अंडर लॉ। फर्दर, हैज पर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूं, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, अगर कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जिसकी एज 14 साल से कम है, उसको काम नहीं दिल करवाया जाएगा। कहाँ पे? फैक्ट्री में, या फिर माइंस में, या फिर अंगेज एनी अदर हैजर्ड, हैजर्ड मतलब खतरनाक, रिस्की, उससे किसी तरह से खतरनाक काम नहीं, कोई रिस्की काम नहीं करवाया जाएगा। क्लियर है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन समझ आ गई? यस सर। हाँ, आगे बढ़े, हाँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? आप इसके अंदर आपको क्या क्या राइट दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, धर्म की आजादी। मतलब इसका मीनिंग क्या है? आप कोई सा भी धर्म किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी उसमें चर्च में, आप कहीं पे भी कोई सा भी धर्म इंडिया के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी धर्म की, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आपके ऊपर क्या है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आज आप क्या हो, अगर आप आज आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, तो कल आप भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हो, या आप किसी भी चर्च में जा सकते हो, आप ईसाई धर्म को अपना सकते हो, आप जैन धर्म को अपना सकते हो, आप कोई से भी धर्म को, आप बुद्धिस्ट धर्म को अपना सकते हो, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप क्या है? आपके ऊपर फ्रीडम है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपके पास आजादी है। अगर ये जो वो होते हैं ना, सत्संग वगैरह होते हैं, सत्संग हो गया, बड़े बड़े समागम हो गए, आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हो। आपके पास आजादी है, कोई भी पर्सन उसको मैनेज कर सकता है। समझ आ गई? फ्रीडम हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। भाई, ये कहना चाह रहा है, आप किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, आप किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए जो टैक्स की पेमेंट करते हो, उसमें भी आपको आजादी है। आप कोई सा भी प्रचार, किसी भी धर्म का भारत में प्रचार कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो, अगर आप हिंदू हो तो आप दूसरे धर्म का भी प्रचार कर सकते हो। आप गुरुद्वारे में जा सकते हो, गुरुद्वारे में जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपके पास आजादी है, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, या किसी भी, आप जैसे क्या हो गया, आप मान लो आप किसी, आप हो तो हिंदू, मान लो आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहां पे डेली क्या होता है? प्रेयर होती है, चर्च में होती है, जैसे आप कर सकते हो उसको, आप कोई सी भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मान लो कोई पाठ रखा जा रहा है, मान लो कोई ग्रंथ साहिब का पाठ रखा जा रहा है, ग्रंथ साहिब जो सिखों का है, गुरु ग्रंथ साहिब, उनका पाठ रखा जा रहा है, तो आप उस पाठ को भी क्या कर सकते हो? अटेंड कर सकते हो, वहां पे वर्शिप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, आपके पास पूरी आ जाती है। समझ आ गई? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या कहता है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके डियर।
आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब रेमेडी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? रिलीफ। रिलीफ, रिलीफ एक तरह से अगर आप न्याय भी कह सकते हो, न्याय, न्याय। आर्टिकल 32 गारंटी द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये कहता है कि भाई हम गारंटी देते हैं जो ये फंडामेंटल राइट है ये पूरी तरह से क्या होंगे? लागू होंगे। एंड इट इज अ रेमेडियल नॉट अ सब्सटेंटिव इन नेचर। अगर आपको ये कोई आपको आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट को कोई क्या करता है, कोई वो करता है, रोकता है। मान लो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट से आपको कोई वंचित करता है, आपको रोकता है, आपके फंडामेंटल राइट को हैम्पर करता है, अफेक्ट करता है, तो आपको रेमेडी मिलेगी। ये आपको कौन कहता है? आर्टिकल 32 कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। आपको रिलीफ दिया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल 33, 35 to 35 relate to supplementary matter and do not create or guarantee any right। और जो आर्टिकल मतलब 31 तक जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है जो आपको गारंटी देते हैं कि भाई हाँ आप ये राइट कर सकते हो। भाई हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इन फंडामेंटल राइट्स की। आपके पास इन राइट्स को यूज करने की आपके पास पूरी आजादी है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको रेमेडी मिलेगी, आपको रिलीफ दिया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। लेकिन इनसे अलग कुछ सप्लीमेंट्री राइट्स भी होती है, कुछ अलग राइट जो कि क्या नहीं करते, कोई गारंटी नहीं देते किसी राइट की, बट आपको एक अलग से एक एडिशनल राइट्स दिए जाते हैं। तो वो आर्टिकल 33 से लेके 35 तक बात करता है। समझ आ गई? वो कौन से होते हैं? वो एडिशनल राइट्स होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री राइट्स। एक होते हैं आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 31 तक अगर मैं बात करूं, वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे सप्लीमेंट्री राइट्स हैं, एडिशनल राइट्स। समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? किसी तरह की कोई डाउट, कोई शंका, कोई लग रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा? यशु समझ आ रहा है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको क्या क्या रेमेडी मिलेंगी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई रोक रहा है? आपके फंडामेंटल राइट्स को आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी के दबाव में आके, आपको रेमेडी दी जाएगी उसके लिए। रेमेडीज, रेमेडी मतलब रिलीफ। आपको क्या रिलीफ मिलेगा? इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जूरिप्रूडेंस दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे आपको कोई राइट मिलता है वहां पे रेमेडी भी मिलती है। If right are given without there being a remedy for their enforcement, there are no laws. While remedy are available in the Constitution and under the ordinary law, Article 32 make it fundamental right that a person whose fundamental rights is violated has a right to move to the Supreme Court. ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को मान लो, अब मैं बात करूं, राइट टू एजुकेशन है, सबके पास है। राइट टू एजुकेशन है, सबके पास राइट टू एजुकेशन है। मान लो आपको क्या हुआ, कहीं पे भी शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको मना कर रहे हैं कि भाई हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे, आप एजुकेशन नहीं ले सकते। आपका फंडामेंटल राइट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं। तो आपके पास रेमेडी है, आपके पास आर्टिकल 33 में। और वो रेमेडी क्या है? भाई आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
समझ आ गई? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो। ये आपके पास क्या है? रेमेडी है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, हैज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceeding for the enforcement of his fundamental right. आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो किस चीज के लिए? अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए कि भाई मेरे फंडामेंटल, मेरा तो ये तो मौलिक अधिकार है जो मुझे संविधान ने दिया है, शिक्षा का मेरा अधिकार है। अगर आपको किसी मंदिर में जाने से रोका जा रहा है कि आप नहीं जा सकते, भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज माय फंडामेंटल राइट, और मैं जा सकती हूँ अंदर, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको किसी ने मना किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। On the other hand, he can directly raise the matter before highest court of the land, and the Supreme Court is empowered to issue direction or order or writ in the nature of habeas corpus, mandamus prohibition, quo warranto and certiorari. ये रिट होती है, इन तरह की रिट आप डाल सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ये होती क्या है, हाबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडामस क्या होता है, प्रोहिबिशन, मैंडामस क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, क्यू वारंटो क्या होता है, सर्टियोरी क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ रिट होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो उस बंदे को। क्लियर है? तो यहां तक हम पढ़ते हैं इसको, यहां तक हमारा एनफ है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. कोई डाउट हो तो बता दीजिए, सो दैट कि फिर हम फंडामेंटल राइट हमारा क्लियर, आगे समझ आगे फंडामेंटल राइट। कोई डाउट फंडामेंटल राइट्स के अंदर? No, sir. अच्छा, चलो। ठीक है, चलो हम 5 मिनट के बाद अपना बिजनेस मैनेजमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट शुरू करेंगे अपना, और कल फिर इस क्लास में मिलते हैं 9 बजे, फिर शुरू करेंगे अपना ये, ठीक है?